चल अब आगे देखो, ये ऑस्मोसिस की डेफिनेशन समझ जाओगे। बर्कले एंड हार्टले मेथड करके इसमें मैंने एक मेथड पढ़ाई थी तुमको, ऑस्मोसिस प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए एक यूज होती है, बर्कले एंड हार्टले। अगर तुमने नोट्स नहीं बनाए हैं तो उसको एक बार चेक कर लेना, हालांकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हाँ अगर कोई पूछता है कि कौन सी मेथड यूज़ होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, तो बर्कले एंड हार्टले मेथड लगाएंगे। हालांकि मैं तुमको थोड़ा इजी मेथड से ऑस्मोटिक प्रेशर समझाऊंगा। बर्कले एंड हार्टले रियल मेथड है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं कि ये कैसे होने वाला है, ठीक है। चलो अच्छा, यहाँ पे ना जब मैं कंसंट्रेशन पढ़ाऊंगा तो एक चीज़ और आती है, 3 टर्म्स आते हैं जो तुमको याद रखने हैं। एक है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सुना होगा तुमने, या हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, और एक जो बचता है वो होता है आइसोटोनिक। ये 3 टर्म्स आएंगे, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। आइसोटोनिक होता है जब इसका और इसका कंसंट्रेशन बराबर हो, ये और ये बराबर कंसंट्रेशन में होंगे अगर, तो इसको कहेंगे आइसोटोनिक। तो बताओ फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? कहीं भी नहीं होगा, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है। और ये दोनों कब होते हैं? देखो, इसका कंसंट्रेशन कम है, इसका ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाले को हाइपरटोनिक कहते हैं, कम वाले को हाइपोटोनिक कहते हैं। तो फ्लो होता है हाइपो से हाइपर, इतना क्लियर? हाइपर, हाइपरटेंशन, हाइपर एक्टिव मतलब बहुत ज़्यादा, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जिसमें ज़्यादा होता है, हाइपोटोनिक जिसका कंसंट्रेशन कम होता है, आइसोटोनिक जब दोनों का बराबर हो जाए। सिंपल इक्विलिब्रियम होगा ऑब्वियसली इनके बीच में, मतलब यहाँ से यहाँ भी जाएगा, यहाँ से यहाँ भी आएगा, ऐसा हो जाता है, तो रुक जाता है वो, कह सकते हो तुम। तो ये 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं हमारे ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है, ये एक चीज़ होगी। अब इसको ऑस्मोसिस से आता है ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये ऑस्मोटिक प्रेशर ही हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब ये कैसे है, क्या है, वो समझना पड़ेगा, बट उससे पहले समझो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। मान लेते हैं कि कहीं हमने ऑस्मोसिस वाला एक काम या एक मशीनरी लगाई है जिसमें ऑस्मोसिस होगा। ये एक सिंपल सी चीज़ तुमने ले ली, कोई डब्बा, बीकर, कुछ भी बना लो, और इसके बीच में कोई मैन मेड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दो यहाँ पर, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जरूरी है, ये ध्यान रखना है। इसमें हमेशा याद रखना, बिना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ऑस्मोसिस नहीं होता है, और डिफ्यूज़न को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं चाहिए होती है। 2 प्रोसेस होती हैं, एक होता है डिफ्यूज़न, एक होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को SPM चाहिए, हमेशा चाहिए, डिफ्यूज़न को कभी नहीं चाहिए। डिफ्यूज़न क्या होता है? तुमने कमरे के एक कोने पे अगरबत्ती जलाई, उसका धुआं पूरे कमरे में फैल जाएगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, ये बिना किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के हो जाता है, ठीक है। ऑस्मोसिस के लिए हमेशा SPM चाहिए होगी, ये याद रखना। दिस इज अ कंडीशन फॉर ऑस्मोसिस दैट SPM इज रिक्वायर्ड, कंपलसरी चाहिए, बिना इसके नहीं होगा। अब तुमने यहाँ पे मान लो सोल्यूशन बना लिया, जो ऑस्मोसिस वाला सोल्यूशन है वही बनाया, ऐसे, ठीक है, ये बनाया। अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे पिस्टन लगा देता हूँ एक, जिससे कि मैं प्रेशर मेजर कर सकूँ। यहाँ पर क्या आएगा? प्रेशर आ जाएगा, जिसको मैं मेजर करने वाला हूँ। और इस पिस्टन में मैंने पानी भर दिया, मान लो यहाँ नीचे पूरा पानी है, इस पोर्शन में जो दबेगा ऊपर की तरफ जाएगा। अगर इसका लेवल बढ़ा तो ये पानी को ऊपर को धक्का देगा, और पानी ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर मार्किंग लगाई है जिसको मैं नाप लूँगा, और मैंने इसको छोड़ दिया। और जब मैंने छोड़ दिया तो ये था सॉल्वेंट इधर तरफ, और ये था सॉल्यूशन। तो फ्लो यहाँ से यहाँ होगा, ऐसे ऑस्मोसिस में, और अगर फ्लो यहाँ होगा तो यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ प्रेशर बढ़ेगा तो ये ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगा। तो इस प्रेशर से पानी पिस्टन को ऊपर को धक्का देगा, और जब पिस्टन ऊपर को जाएगा तो मैं कुछ नोट करूंगा, जो भी मार्किंग आएगी, और वो ऑब्वियसली इस पानी द्वारा लगाया गया प्रेशर होगा, जिसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। अब मान लो मैंने इस सॉल्यूशन को 2-3 घंटे के लिए या 2-3 दिन के लिए छोड़ दिया, तो क्या होगा? धीरे धीरे इन दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा। उस समय पर ये पिस्टन कुछ ऊंचाई पे जा चुका होगा, रुक गया होगा, उसके बाद समझ गए? 2-3 दिन के लिए छोड़ दिया, ऑस्मोसिस होते रहा, 2-3 दिन आराम से होते रहा। जब पूरा हो गया ऑस्मोसिस तो वो ऊपर उठ करके एक जगह पे फिक्स हो गया पिस्टन, ठीक है। पहले यहाँ पे था, धीरे धीरे उठते गया, उठते गया, उठते गया, अब ऑस्मोसिस खत्म हो गया तो यहाँ पे रुक गया। पहले यहाँ था, अब यहाँ पहुँच गया। तो ये जो बीच का पोर्शन है, ये पानी ने प्रेशर लगाया है, जो वही है, और यही ऑस्मोटिक प्रेशर भी है, क्योंकि ऑस्मोसिस की वजह से आया है। तो हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर इज जस्ट इक्वल टू दैट हाइड्रोस्टैटिक प्रोसेस, दैट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट विच बोथ द सॉल्वेंट एज वेल एज सॉल्यूशन कम्स टू इक्विलिब्रियम। जब ये दोनों इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं, उस समय पे जो भी प्रेशर हमें नोट होगा उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अच्छा, इसको एक और चीज़ से समझो। अगर मान लो कि मुझे इसका ऑस्मोसिस रोकना हो तो मैं क्या करूँगा? हाँ, यही मेथड, पूरा तरीका यही है। मैं चाह रहा हूँ ऑस्मोसिस ना हो तो क्या करूँ? ऊपर से दबा दो उसको,
एक बात बताओ, ये इसको यहाँ को आ रहा है ना, अगर मैं इसको ऊपर से दबा दूँ तो ये वापस आने लग जाएगा। वो एक्सटर्नल प्रेशर जिसमें ऑस्मोसिस रुक जाता है उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। क्या डेफिनेशन आसान है? बस यूज करो, सबसे अच्छी डेफिनेशन है क्या? दैट एक्सटर्नल प्रेशर ऑन विच द ऑस्मोसिस स्टॉप्स इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑब्वियसली बात तो वही हुई ना, ये जितना यहाँ आ रहा है उतना ही ऊपर भी जा रहा है, उतना ही ऊपर से नीचे को लगा दो तो रुक भी तो जाएगा, और उससे ज्यादा लगा देंगे तो वो ज्यादा लगाएंगे वो उल्टी हो जाएगी, ये वापस आ जाएगा इधर को। दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ पढ़ा है तुमने? आरओ वाटर प्योरीफायर्स, दे ऑल फंक्शंस ऑन द रिवर्स ऑस्मोसिस। हालांकि ये लास्ट में दोबारा पढ़ाऊंगा मैं तुमको, अभी के लिए तुम इतना समझ गए हो कि रिवर्स ऑस्मोसिस करना कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है, आराम से हो जाएगा। हाँ, यही तो आरओ है, रिवर्स ऑस्मोसिस। हालांकि आज को अलग से पढ़ाऊंगा, अच्छा टॉपिक है ये, हाँ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोसिस से बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं बनते हैं ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करो, व्हाट इज ऑस्मोसिस, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर ऑस्मोसिस, और फिर लास्ट में वांट ऑफ फैक्टर, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिलहाल के लिए क्या ऑस्मोटिक प्रेशर क्लियर है हमारा? ठीक है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को निकालने का कोई तरीका है नहीं ऐसा कुछ खास, ठीक है। तो हम एक नया तरीका पढ़ते हैं, और बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करेंगे, इतना दिमाग में रख लेना अभी, ठीक है। फिर हम एक जो रिलेशनशिप है वो निकालेंगे, वहीं से गेम को आगे बढ़ाएंगे, और सब कुछ यहीं से प्रूफ होगा कि अभी तक तो हमको ये भी पता नहीं चला है कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है पाई, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर दिखाई दे रहा है, हमें ये भी नहीं पता चला है कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक मोल्स वाला कंसेप्ट है, या बेसिकली तुम ये कह सकते हो कि ये एक कैसा प्रोसेस वो है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये भी पता नहीं चला है अभी तक तो हमको, ठीक है। ठीक है, तो अभी तक तो यही नहीं पता चला ना कि ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो तब पता चलेगी जब पाई बिलोंग्स टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सॉल्वेंट के पार्टिकल पे डिपेंड भी तो करना चाहिए। अब पार्टिकल पे डिपेंडेंसी कैसे आएगी, देखो रिलेशन निकालने के लिए वॉन हॉफ ही एक नाम है हमारे, बहुत ही फेमस इंसान। वॉन हॉफ ने फैक्टर दिया था ना पूरा का पूरा, नहीं जेकॉब्स तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए वो नहीं। वॉन हॉफ ने एक चीज़ें कुछ डिस्कवर करी, और इसने कहा कि यार ऐसा है कि जब हम सॉल्वेंट को देखते हैं ध्यान से और उसमें फिर सॉल्यूट पार्टिकल डाल देते हैं, तो ये जो सॉल्यूट हमने मिलाए ये बिल्कुल वैसे बिहेव करते हैं जैसे गैस बिहेव करती है। फिर से सुनना, एक पानी का चंबल लिया तुमने और पानी में चीनी घोल दी, जो चीनी के पार्टिकल तुमने डाले हैं ना, वॉन हॉफ कह रहा है ये चीनी के पार्टिकल बिल्कुल वैसे बिहेव कर रहे हैं जैसा गैस बिहेव करती है। और गैस कैसा बिहेव करती है? पीवी बराबर एनआरटी जैसा, क्योंकि वो गैस इक्वेशन है। तो वॉन हॉफ ने कहा यार ऐसा करते हैं, गैस इक्वेशन लगा के देखते हैं, क्या पता यहाँ भी लग जाए। तो गैस इक्वेशंस में जो जो लॉज आते हैं वही उसने यहाँ लगाए। जैसे पहला लॉ आता है वहाँ बॉयल्स लॉ, ठीक है। तो इसने क्या किया, बॉयल्स वॉन हॉफ लॉ बना दिया। फिर वहां चार्ल्स आता था, तो यहां इसने चार्ल्स वॉन हॉफ कर दिया। मतलब सिर्फ जो बेसिक गैसियस लॉज हैं उनके आगे वॉन हॉफ लगा देना है। पहला बॉयल्स लॉ था, वॉन हॉफ ने बॉयल्स वॉन हॉफ लॉ लगा दिया। चार्ल्स था, चार्ल्स वॉन हॉफ लगा दिया। एक और था वहां, याद है कुछ? अवोगैड्रो लॉ था, इसने क्या कर दिया होगा, अवोगैड्रो वॉन हॉफ लॉ। ये तीन लॉज आ गए, काम बन गया हमारा। अब ये तीन लॉज हैं क्या, गेम वो है। बॉयल्स लॉ क्या था, अगर तुम्हें ये याद है तो तुम्हें बाकी सब आता है। अब कैसे याद करना होता है, देखो बॉयल्स लॉ में बॉयल मतलब उबलना, उबलेगा तब जब टेम्परेचर होगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ऐसे याद रखो। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट है। व्हेन टेम्परेचर बिकम कांस्टेंट, तो बॉयल ने एक रिलेशनशिप दिया प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। नहीं, गैस इक्वेशन, गैस लॉज, आइडियल गैस इक्वेशंस, पीवी बराबर एनआरटी पढ़ा था 11th में, कुछ वहां से आता है ये। बॉयल्स लॉ कुछ नहीं है। बॉयल कहता है कि अगर तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो सोचो गैस की वॉल्यूम पे क्या होगा, क्या बढ़ेगी कि घटेगी? जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ती है कि घटती है? घटती है। तो पहला लॉ यही है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशन डायरेक्ट होता है। हालांकि इसको तुम गैस के साथ भी रिलेट कर सकते हो कि वॉल्यूम घटने पर गैस का प्रेशर बढ़ाता है, या गैस खुद ज़्यादा प्रेशर लगाने लग जाती है। देखो मान लो गैस इस कमरे में फैली हुई है, ठीक है, नॉर्मल है। मैं इस पूरे कमरे की गैस को जमा करके अगर एक बलून में भर दूँ तो क्या गैस का वॉल्यूम घट गया? पहले इतने बड़े कमरे में थी, अब बलून में आ गई। अब बताओ जब इस कमरे में थी तब ज़्यादा प्रेशर लगा रही होगी गैस या बलून में? बलून में। वॉल्यूम घटा, प्रेशर बढ़ गया। लॉ ये है। तो पहला लॉ क्या आया, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। पी थोड़ी, पाई, पाई
क्योंकि ये लॉ किसके लिए लग रहा है, ऑस्मोसिस, बस ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस में आ रहा है ना, वॉन डॉफ ने ऑस्मोसिस के लिए दिया है, जो वहाँ प्रेशर है वो क्या है यहाँ, पाई। सो पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दूसरा आता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स ने क्या रिलेशन दिया, चार्ल्स ने भी ऐसा ही कुछ रिलेशन बताया था, कुछ टेम्परेचर के लिए आया था। यस, अब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं कर सकते हो तुम, टेम्परेचर तो रखना ही पड़ेगा। टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या होता है, टेम्परेचर और वॉल्यूम, वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, और इफ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर योर वॉल्यूम विल आल्सो इंक्रीज। वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टाइप का है। ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। एक बात बताओ, तुम अगर किसी चीज़ को गर्म करोगे तो वो फैलने की टेंडेंसी दिखाएगी कि नहीं, फैलते जा रही है वो, बस हो गया, गर्म करो और फैलेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा उसका, सिंपल। ये कमरा गर्म हो जाएगा, गैस और फैल जाएगी, गर्म हवा और ज़्यादा एक्सपेंड करती है। अवोगाद्रो ने क्या लॉ दिया था, अवोगाद्रो ने कहा था कि इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस आर सेम फॉर टू डिफरेंट गैसेस, तो उनमें सेम अमाउंट में नंबर ऑफ मोल्स भी बराबर होता है। ये कहा, मतलब अगर तुम्हें दो गैस दे दी जाए और उनका सब कुछ लगभग बराबर दिखाई दे रहा है, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स भी बराबर होंगे। यहाँ इसने भी यही कहा, इसने भी अवोगाद्रो नंबर में सेम कहा, अवोगाद्रो और वन टॉप में। इसने कहा देखो भैया, अगर बाय द वे ये ऑस्मोटिक प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर कंडीशन सेम रखते हो तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे, सेम। तो ये बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स के लिए लॉ है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स का लॉ है। ये कहता है अगर वन टॉप फैक्टर निकाला हमने, या ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम होता है, कांस्टेंट होता है, और बाकी चीज़ें भी कांस्टेंट होती हैं, तो दो अलग अलग गैस हों तब भी उनमें नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे। बस उसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होना चाहिए। मतलब इधर एक गैस भरी तुमने, इधर एक गैस भरी, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन कांस्टेंट कर दी है, तो इनके बराबर अमाउंट अगर तुम लोगे तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स भी बराबर होगा। ये कह दिया इसने। हालांकि इन तीनों से जो बेसिक लॉ आता है वो ऑस्मोसिस का लॉ आता है, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला, और वहीं से हम कैलकुलेट भी करते हैं। तुम्हें याद भी नहीं रखना है, फ्रॉम 1 2 and 3 लिख देना वहाँ पर, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इसके लिए इक्वेशन 3 बोल देना, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स की डेफिनेशन लिखने के बाद, और फिर सीधे कह देना फ्रॉम 1 2 and 3। और तुम्हें कुछ नहीं याद है तो पी वी बराबर एनआरटी याद है, तो ये आता था पहले वहाँ, ध्यान से सुनना, पी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आता था, वैसे आता था पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अच्छा इसमें देखो ना, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ध्यान से सोचना, क्या ऐसा हो सकता है कि प्रेशर और टेम्परेचर में कोई रिलेशन निकाला जा सके? चलो छोड़ो, वॉल्यूम में रख लो, कोई बात नहीं। हाँ, प्रेशर और टेम्परेचर में कोई रिलेशन निकाला जा सकता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, बढ़ेगा, बस हो गया, इतना दिमाग में रखना, क्योंकि यहाँ पे वही आने वाला है ना। देखो प्रेशर के साथ टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी अपॉन वी टाइप था। देखो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, प्रेशर जो है वो 1/v के बराबर था, तो ये था कुछ रिलेशन, तो मैं इस v को उठा के यहाँ ले आया, तो ये बन गया पी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। और मैं यहाँ से अगर प्रोपोर्शनलिटी हटा दूंगा तो क्या बन जाएगा, पी वी इज इक्वल टू आर टी, और फॉर n मोल्स, ये अवोगाद्रो लॉ भी लग गया मेरा, क्या आ जाता था, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी आ जाता था, कुछ ऐसा नहीं, माइनस पी वी बराबर एन आर टी आ गया। अब तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, ये गैस लॉ है, ये ऑस्मोटिक का लॉ नहीं है, ऑस्मोसिस का लॉ लगाने के लिए तुमको सिर्फ पी हटाना है, और पी की जगह क्या आएगा, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी हो गया, खत्म। तुम्हें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये ऐसे याद रहता है। अब मैं यहाँ से केवल पाई निकालो कहूँगा तो क्या बोलोगे तुम, पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी। अब जरा ध्यान से देखो, आर क्या है, गैस कांस्टेंट। यहाँ पे इस आर को आर ही रहने दो, क्यों, क्योंकि वॉन टॉप ने बताया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए जो आर निकलता है उसकी वैल्यू गैस कांस्टेंट के बराबर होती है, तो जो गैस कांस्टेंट की वैल्यू है वही आर रखोगे, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ये पहली चीज़। क्या ये कांस्टेंट है, क्या टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है, ये दोनों कांस्टेंट है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन अपॉन वी। ये नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, क्या कहते हैं इसको, मोलैरिटी कहते हैं। क्या मोलैरिटी का मतलब कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन टर्म है वो, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। क्या प्रूफ हो गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑल्सो बिलोंग्स टू द कंसंट्रेशन, या कितने पार्टिकल्स हैं उस पर। तो अगर पाई नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है तो वो भी क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एंड दैट्स हाउ वी कैन प्रूव कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑल्सो अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।
और अगर यहाँ से तुमसे एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास कुछ निकालने के लिए बोलेगा तो इसी वाले तरीके से निकाल भी दे। ये फॉर्मूला रहा N/V वाला, कंसंट्रेशन में जो भी होगा नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे, सॉल्व हो जाएगा। और अगर नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल पा रहे हो तो फॉर्मूला लगाओ, पाई इज इक्वल टू क्या आया था, N/VRT। नंबर ऑफ मोल्स N का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कल हमने B बोला था ना उसको, हाँ, तो गिवन मास ऑफ B अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ B इनटू वॉल्यूम RT। यहाँ से MB निकाल लो, तो MB इज इक्वल टू आ गया WB/RT अपॉन V पाई, पाई नीचे MB ऊपर, हो गया। अच्छा यहाँ पे मैं एक और चीज़ तुमको साथ साथ में दिखा देता हूँ ताकि वो बाद में तुम्हारे काम आएगा। मास ऑफ B, मॉलिक्यूलर मास ऑफ B मतलब क्या है, जो घोला हमने चीनी, उसका मास क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई दिखाई दे रहा है तुमको आंखों से। ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग में रखना, बाद में काम आएगी, अभी के लिए खाली समझना कि ऑस्मोटिक प्रेशर और B के मास में इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब ये प्रेशर जो हम पढ़ लेते हैं ये, और B मतलब है चीनी, कितनी चीनी घोली है तुमने, उसके मास में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। और ये रिलेशन केवल यही नहीं होता, सब जगह होता है, ठीक है। तो क्या ऑस्मोटिक प्रेशर क्लियर है। अब आता है वॉन टॉप फैक्टर और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से पहले हम कुछ सिंपल चीज़ें निकालते हैं, वैसे तुमको ये रटी होनी चाहिए थी, ठीक है। पहला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या तुम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला मुझे बता सकते हो, मॉलिक्यूलर मास का सीधे कैसे निकालेंगे, चलो छोड़ो। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं, P0 माइनस PS अपॉन P0 किसके बराबर होता है, जाई B के। देखो इज इक्वल टू जाई B होता है। जाई B में अगर ये डाइल्यूट सॉल्यूशन हो तो इसको केवल NB अपॉन Na लिखा जा सकता था, NB अपॉन Na प्लस NB होता था, NB को छोड़ देते थे नीचे वाले को, ऐसा ही लिखते थे। अच्छा NB अपॉन Na को भी खोल के लिख लेते हैं। NB क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, यानी कि गिवन मास ऑफ B मॉलिक्यूलर मास ऑफ B डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ A अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ A। क्या मैं इसको जरा ध्यान से देखना, WB इंटू MA भी लिख सकता हूँ साथ, WB MA MB WA ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको ऐसा लिख दें, WB MA डिवाइडेड बाई WA MB ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा ये पूरा क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है या नहीं है, इस पूरे को RLVP तो बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यहाँ से एक फॉर्मूला निकाल के दिखा दो, RLVP, इसको उठा के यहाँ भेज दिया मैंने। मुझे निकालना होता है हमेशा MB, यहाँ भी मैंने MB निकाला, देखो यहाँ भी MB निकालता हूँ। तो क्या MB इज इक्वल टू WBMA अपॉन WA, और ये पूरा टर्म आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आया नहीं आया। अच्छा यहाँ से एक चीज़ देखो जरा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो रहा है, नीचे जाए नहीं जा, क्या यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। मॉलिक्यूलर मास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के एंटी प्रोपोर्शनल है, मॉलिक्यूलर मास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के एंटी प्रोपोर्शनल है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का इनवर्स रिलेशन होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ रही हैं तो मॉलिक्यूलर मास घटेगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में अगर इंक्रीज हो रहा है तो MB घटेगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो आंसर आया है वो कम हो रहा जा रहा है तो MB बढ़ता चला जाएगा, सिंपल उल्टा रिलेशन होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेंगी MB कम हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास घट जाएगा। ये कॉमन रिलेशन आगे काम आता है, इसीलिए अभी याद दिलवा रहा हूँ, केवल इतना ध्यान रखना है अभी, इतना ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, RLVP हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या कुछ भी बोल दो, ठीक है। हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके बराबर था, ये KB कांस्टेंट, बॉइलिंग कांस्टेंट था ये, एलिवेशन मोलर बॉइलिंग कांस्टेंट, और किसके साथ होता है, इनटू मोलैलिटी, मोलैलिटी इतना था, ठीक है। जरा इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास या गिवन मास, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, यही होता था। अच्छा क्या NB के लिए कोई फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B मतलब गिवन मास ऑफ B डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ B।
क्या मोलर मास ऑफ बी का फॉर्मूला निकल गया मेरा? मोलर मास ऑफ बी को इधर भेज दूं, जैसे ही मोलर मास ऑफ बी यहाँ जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यहाँ आ जाएगा। मोलर मास ऑफ बी इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा क्या? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आया? क्या मैं इधर भी कह सकता हूँ कि एम बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? हेंस प्रूव्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट और हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इनवर्स रिलेशन ही होता है। ठीक है, चौथे में भी प्रूफ कर सकते हो, क्योंकि चौथे का फॉर्मूला भी यही तो होता है। याद करो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? के एफ इंटू एम, तो आएगा तो यही, बस के बी की जगह के एफ लिख देना है, काम खत्म। आना वहाँ भी यही है। अच्छा, ये सब जो हमने प्रूफ किया, इससे रियल में निकलता क्या है वो देखो। हम पढ़ने वाले हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ये अगला टॉपिक है हमारा। ठीक है, और उसी के लिए ये सब पढ़ा है हमने अभी तक, जितना पढ़ा है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को निकालने के लिए। अब देखो, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास में दिक्कत क्या है वो समझना। इन सारी प्रॉपर्टीज में हमने देखा कि हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं बाय यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अगर मुझे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती हो, अगर मुझे कोई ये बता दे कि भैया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो मैं मॉलिक्यूलर मास निकाल सकता हूँ आराम से। ठीक है, लेकिन अगर तुम गौर से देखोगे तो तुम्हें दिख रहा होगा कि मॉलिक्यूलर मास नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है। कहीं भी ये मॉलिक्यूलर मास है, ये एम बी जहाँ भी आया है, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। ये नंबर ऑफ मोल्स सब जगह आएगा, नंबर ऑफ मोल्स, ये है नंबर ऑफ मोल्स, निकल ही नंबर ऑफ मोल्स से रहे। ये हमने क्या लगाया? मोलैलिटी। मोलैलिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन समथिंग, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन समथिंग मतलब नंबर ऑफ मोल्स में। अब होता क्या है, मान लो तुमने चीनी डाली, शुगर को पानी में मिलाया, शुगर पानी में घुल गई, क्या तुम शुगर का फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर मास बिना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज किए भी निकाल सकते हो? ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर मास ही तो निकालना है, कार्बन वार्बन को मल्टीप्लाई करो, निकल जाएगा। वो कहलाएगा कैलकुलेटेड मास। ठीक है, कैलकुलेटेड मास को हम फॉर्मूले की मदद से निकाल लेते हैं। फॉर्मूला में रखो वैल्यूज, निकल जाएगा। ठीक है, जैसे CO2 का निकालोगा, कार्बन की वैल्यू रखोगे, ऑक्सीजन की मल्टीप्लाइड बाई 2 जोड़ के निकाल दोगे, निकल जाएगा। अब तुमने उसी ग्लूकोज का जो अभी अभी तुमने कैलकुलेट किया था, वही ग्लूकोज को किसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से निकाल लिया। क्या दोनों सेम आने चाहिए? देखो, मैंने तुमसे कहा मान लो C6H12O6 का मास निकालोगा, तुमने कहा ठीक है निकाल लेते हैं। तुमने इसका मॉलिक्यूलर मास इस मेथड से निकाला, फॉर्मूले से निकाला, कुछ आ गया, खत्म कहानी। कितना आता है याद है इसका मास? निकाल लोगे? ठीक है, इसका मास तुमने निकाला, दिस इज गोइंग टू बी द कैलकुलेटेड मास, निकल गया। ठीक है, अब मैं कैलकुलेटेड मास में खुश हो गया, मैंने कहा बढ़िया है भैया। लेकिन फिर मैंने कहा यार कैलकुलेटेड मास तो जो भी आ रहा है, क्या पता इसको पानी में घोलने के बाद कुछ बदल जाए मास पास, तो मैंने इसको पानी में घोला। जैसे मैंने पानी में घोला, मैंने इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी उठा ली, मैंने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उठा लिया। मैंने चेक किया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इतना आया, बाकी चीज़ें इतनी हैं, और इस फॉर्मूले की हेल्प से भी मैंने इसका मास निकाल लिया। ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर मास को इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। मैंने Kb की वैल्यू रखी, WB रखा, WA रखा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट रखा, MB निकाल लिया। ऐसे से जो मास आएगा वो होगा ऑब्जर्व्ड मास। कैसा होगा? अब एक बात बताओ, ऑब्जर्व्ड मास भी तो इसका मॉलिक्यूलर मास ही है ना, तो दोनों बराबर ही आने चाहिए। तो अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं, कैलकुलेटेड मास और ऑब्जर्व्ड मास, तो हम तो कहते हैं बढ़िया हो गया भैया। पर कैसा हो, अगर कैलकुलेटेड मास कुछ और आए और ऑब्जर्व्ड मास कुछ और ही आ जाए, तो कुछ तो गड़बड़ हो रही है। और जब ये गड़बड़ होती है, इसी को कहते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब ये गड़बड़ क्यों होती है वो समझो। तुम्हारा कैलकुलेटेड मास हमेशा ठीक होता है, क्योंकि तुम उसको सलीके से कैलकुलेट करते हो बाई पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एटॉमिक मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स, ऐसे करके निकालते हो। यहाँ पे जब हम ऑब्जर्व्ड मास निकालते हैं ना, कुछ गड़बड़ हो जाती है। क्या गड़बड़ होती है वो समझना। जैसे मान लो तुमने NaCl को H2O में मिलाया, तो बताओ कितने मोल ऑफ NaCl मिलाए? 1 मोल। लेकिन जब ये पानी में जाएगा क्या होगा बताए? ये Na प्लस और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। कितने हुए मोल? 2 मोल्स हो गए। अब क्या होगा बताए? जो भी डिसोशिएट होते हैं, टूट जाते हैं, वो एक की जगह 2 मोल बना रहे हैं। तो जब हम NaCl का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने आते हैं, वो एक की जगह 2 का दिखाता है, क्योंकि जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स रखने हैं वहाँ पर मैंने 1 रखा। रखने कितने चाहिए थे? मैं तो NaCl को 1 मान के चल रहा था, पर घुले कितने? अब सुनना, बहुत ध्यान से समझना, मैं इस वाले कंसेप्ट से समझाता हूँ, केवल इसको देखना। क्या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इस मोलैलिटी के साथ प्रोपोर्शनैलिटी में है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोलैलिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी से होता है। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बढ़ेंगे
तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी इतना क्लियर है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तभी तो बढ़ेगा जब नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे। तुमने एक NaCl डाला, अंदर जाके कितने हो गए? तुम कितना मान के चल रहे हो? मान लो तुमने 10 मोल डाले, तो तुम सोच रहे हो 10 के हिसाब से एलिवेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट में, लेकिन अंदर किसके हिसाब से होगा? 20 के हिसाब से। एलिवेशन ज़्यादा होगा, तुम्हें लगेगा कम हुआ। अब तुम उस ज़्यादा एलिवेशन को सोच रहे हो 10 ने किया, लेकिन वो किया कितनों ने? 20 ने। तो तुम्हारा मास आधा ही आएगा, आधा मास गायब हो गया, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं था ऐसा हुआ। और अगर कोई अंदर जाके जुड़ गए, तुमने दो चीज़ें ली, CH3COS टाइप का कुछ ले लिया और पानी में डाल दिया और वो जुड़ गया वहाँ, NH3 डाला, NH4 पॉजिटिव बना दिया उसने, अंदर जाके जुड़ गया। तुम बाहर से लेके चल रहे थे 2 मोल, अंदर जाके 1 ही हो गया वो। और अगर अंदर जाके 1 ही मोल हो गया तो वो एलिवेशन भी कम करेगा। तुमने डाले 2 थे, तो तुमने कहा यार 2 की वजह से एलिवेशन होना चाहिए, ठीक है, हुआ 1 ही की वजह से, क्योंकि अंदर जाके जुड़ गया था वो। अब तुमने 1 की वजह से जो एलिवेशन हुआ उसको 2 की जगह से मान लिया है, तो तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास फिर से गलत आएगा, क्योंकि तुम्हें अंदर वाला क्या हुआ ये नहीं पता है। तो अंदर 2 चीज़ें और हो सकती हैं। पहली चीज़ तो है नॉर्मल चीज़, जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास और एबनॉर्मल ये कैलकुलेटेड मास सेम आता है। लेकिन अगर कोई चीज़ सॉल्यूशन में डिसोशिएट होती है तो भी मास गलत आता है, और कोई चीज़ अंदर जाके कॉम्बिनेशन दिखाती है, एसोसिएट होती है, तो भी मास गलत आता है। द रीज़न इज क्योंकि जब डिसोशिएशन होता है तो 1 मोल का 2 या 3 मोल बन जाता है, और जब कॉम्बिनेशन होता है तो 2 मोल या 3 मोल का 1 ही मोल बन जाता है, और हम 2 या 3 लेके चल रहे होते हैं। तो हमारे ऐसे दोनों केसेस में आंसर गलत आएगा। तो वॉन टॉफ ने कहा कि जब भी इन दोनों में से कोई कंडीशन हो सॉल्यूशन में, तो हमारा मास हमेशा कैलकुलेटेड मास से अलग आएगा, और ऑब्जर्व्ड मास का कैलकुलेटेड मास से गलत आना ही एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। उसने कहा अच्छा अगर ये है तो फिर तो हमारे सारे आंसर गलत आएंगे मॉलिक्यूलर मास वाले कहीं से भी। तो उसने कहा वॉन टॉफ ने कि हम एक नया लॉ देंगे, एक नई चीज़ सिखाएंगे तुमको, जिसको हम वॉन्ट ऑफ फैक्टर बोलेंगे। तो उसने कहा ऐसा करो, वॉन्ट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला लगा लो और वहाँ से सारी चीज़ें कैलकुलेट हो जाएंगी। हमने कहा कैसे लगाए? तो उसने कहा देखो वॉन्ट ऑफ फैक्टर होता है I, जिसका मतलब इन दोनों का रेशियो होता है, ऑब्जर्व्ड मास डिवाइडेड बाई कैलकुलेटेड मास कर दो, आंसर आ जाएगा। तो I कैसे निकलेगा? ऑब्जर्व्ड मास डिवाइडेड बाई कैलकुलेटेड मास, ये निकाल दोगे I निकल जाएगा, ऐसा बोला उसने, ठीक है। ऑब्जर्व्ड मास तो ठीक ही हुआ, कैलकुलेटेड मास भी हो ही गया। ऑब्जर्व्ड मास तुमने फॉर्मूले में रख के निकाला होगा, कैलकुलेटेड मास तुमने गिन लिया होगा, इन दोनों का रेशियो निकाल दो, जो भी आएगा उसी को क्या कहते हैं? वॉन्ट ऑफ फैक्टर कहते हैं। अच्छा फिर हमने कहा कि सर ये तो ठीक है, लेकिन हमारी तो यही गड़बड़ हो गई है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, इसको कैसे ठीक करें? तो उसने कहा देखो जितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उन सबको I से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर सही हो जाएगा। आया समझ में कुछ? अगर हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का कैलकुलेशन हमने गलत कर दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, तो तुमसे कुछ मत करोगा, I को मल्टीप्लाई कर दो उसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, आंसर आ जाएगा। और इस फॉर्मूले को बहुत सारे तरीकों से लिखा जाता है। कैसे? जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ऑब्जर्व्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेटेड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट करोगे तब भी I आएगा। जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर V पाई होता है, ये निकाल लो, ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी I आएगा। तो इसका मतलब वॉन टॉफ ने इन चारों के लिए जितने हमने पढ़े हैं अभी तक के, उन सब के लिए सेम तरीके से लॉ निकालना सिखा दिया और I की वैल्यू आ गई। इसी को कहते हैं वॉन टॉफ फैक्टर। ये जो I है ये वॉन टॉफ फैक्टर है, इसको मल्टीप्लाई करो सब में आ जाता है। और निकालने का तरीका क्या है? ऑब्जर्व्ड मास डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड मास, यहीं से निकल जाता है, सब निकल जाता है, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले में रखने हैं, फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व कर देना है, कहानी खत्म हो जाती है, ठीक है। अब क्या बचा है ये बताओ। ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, चार्ल्स वॉन टॉफ हो गया, क्या? और इसमें भी चार्ल्स का ना पाई कर देना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है ना, तो मैं P की जगह में पाई लिख दे रहा हूँ। तो पाई इज 1/V, पाई इज T, तो पाई इज V/T/V हो जाएगा, V इधर ले आओगे पाई V/T हो जाएगा, ऐसे आ जाता है, ठीक है। पाई V = T आंसर आ जाता है। ये वही है PV = nRT वाला है, ठीक है। डिसोसिएशन वाला ये अगर 100% वाला, और वो तो निकालने के लिए है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वगैरह निकालना है, डिसोसिएशन कितना हुआ है वो निकालना है, वो सिलेबस में मेंशन नहीं है, वो तो तुम्हारे टॉपिक्स में था इसलिए मैंने वहाँ पढ़ा है, यहाँ केवल सिलेबस का पढ़ेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। अच्छा अगर बाय द वे क्वेश्चन आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, हाइपरटोनिक और हाइपोटेनिक भी हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास भी हो गया है। उसके बाद ये मॉलिक्यूलर मास वाला भी हो गया, ऑब्जर्व्ड मास कैलकुलेटेड मास, ठीक है, ये भी कैलकुलेट हो जाएगा। हाँ एक चीज़ और, अगर
इसको वैसे MCQs के लिए आ सकता है ये वाला वैसे टॉपिक। प्लाज्मा एसिस नहीं है ना? हम्म, प्लाज्मा एसिस। नहीं वो कुछ नहीं है तुम्हारा, रिवर्स ऑस्मोसिस करा दूंगा अभी, ओ, ठीक है, और कुछ नहीं आएगा तुम्हारा। इतना देख लो बस, ये MCQs के लिए है। अगर कभी कॉम्बिनेशन हो रहा हो तो I की वैल्यू 1 से छोटी आती है वन टॉप फैक्टर की, और अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो वन टॉप फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा आती है, और अगर कुछ नहीं हो रहा है न्यूट्रल है तो I 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझना क्या हुआ। अगर बाय द वे तुमने कोई चीज़ पानी में डाली, 1 मोल डाला और वो पानी में भी 1 ही मोल रहा, ना टूटा ना जुड़ा, तो जो भी तुमने निकाला है ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो सब सही आई होंगी, क्योंकि द वैल्यू ऑफ I इज़ 1। तो I से मल्टीप्लाई करोगे 1 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर सही आ गया। ठीक है, अब अगर मान लो कोई चीज़ पानी में जाके टूट गई, डिसोशिएट हो गई, जैसे NaCl, तुमने डाला 1 मोल था, तुम मान के चल रहे थे कि 1 मोल की वजह से एलिवेशन होगा, लेकिन वो पानी में जाके 2 में टूट गया, तो एलिवेशन 2 की वजह से हुआ, तो तुम्हारी तो पूरी कैलकुलेशन गलत आ गई। मतलब इस केस में सबसे पहले तुम क्या करो, ऑब्जर्व्ड मास अपॉन कैलकुलेटेड मास कर लो, या ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड का रेशियो निकाल लो। किसी का भी आई पूछेगा ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड, अभी सब समझा दूंगा क्या है। आई निकाल लो और आई से मल्टीप्लाई कर दो उसको, जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तुम्हें लग रहा है गलत हो गई है उसको आई से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर डिसोशिएशन हो रहा है, कभी नमक को पानी में डाला, वो पानी में जाके टूट गया है, इट इज कॉल्ड डिसोशिएशन। और अगर डिसोशिएशन हुआ है तो हमेशा वन टॉप फैक्टर आई से बढ़ाएगा, 1 से बढ़ाएगा। और अगर कॉम्बिनेशन हुआ है, एक चीज़ तुमने 2 चीज़ें डाली पानी में, दोनों जुड़ गई आपस में, फिर जाकर के उन्होंने रिएक्शन शुरू करी, तो उस समय पे आई की वैल्यू 1 से कम आती है। ये केवल MCQs के लिए याद रखना है तुमने। अब सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कैसे लगाना है देखो, इन सबको ना मैं एक फॉर्मूले के फॉर्म पे लिख देता हूँ, हालांकि तुम्हें याद बिल्कुल नहीं करना है ये, मैं तुमको केवल आई की वैल्यू सिखा रहा हूँ। देखो आई केवल इसी से नहीं निकलता, आई ऐसे भी निकलता है। आई इज इक्वल टू, पहले लॉ को याद करते हैं। पहला क्या था हमारा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वहीं से लगा लो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसी को आई कहते हैं। अब बस करना क्या है, ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड, ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड। ऑब्जर्व्ड मतलब क्या हुआ, बाद में होगी। अरे कैलकुलेटेड में हमने क्या किया हुआ है, ये कैलकुलेटेड क्या है, फॉर्मूले से निकालने वाला। तो कैलकुलेटेड कैसे निकालेंगे, जो फॉर्मूला हमारे पास आया है उसकी हेल्प से। एक सिंपल चीज़ देखो, ये क्या है, एलिवेशन इन बॉइल, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। क्या तुम लोअरिंग कितना हो रहा है वेपर प्रेशर में मशीन में देख के बता सकते हो? कोई मशीन बनाई होगी एक, उसमें देखोगे वेपर प्रेशर कितना घटा। जैसे तुमने पानी लिया, ठीक है, पानी ने वेपर प्रेशर बनाया था मान लो 20 mmHg का, तुमने चीनी डाल दी, वो 20 से 10 हो गया प्रेशर घट के, कितना आया चेंज, 10। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज 10, हो गया सॉल्व, खत्म। ये पहली चीज होगी। अब उसी वैल्यू को तुमने फॉर्मूले से निकाला, वो आ गया 9, तो ऑब्जर्व कितना आया, कैलकुलेटेड कितना आया और ऑब्जर्व कितना है पता चल गया। ऑब्जर्व था 10, ही आया 9, रेशियो निकाल दो, दिस इज कॉल्ड आई। हो गया, एक वैल्यू मशीन में मिलेगी, एक वैल्यू कैलकुलेट करोगे फॉर्मूले से, हो गया। एक मशीन के द्वारा होगा। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ देखो, एक मशीन से है कैलकुलेटेड, ऑब्जर्व जो तुम आंखों से देख रहे हो, जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया, उसके लिए भी आई निकल जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको कैसे समझना है, मान लो तुमने पानी का बॉइलिंग पॉइंट देखा, पानी का बॉइलिंग पॉइंट तुम चेक कर रहे थे, तुमने गैस ऑन की और टेम्परेचर नापते जा रहे हो, नापते नापते तुमने देखा जैसे 102 डिग्री आया, पानी उबलने लग गया। तो बताओ जो तुमने देखा आंखों से वो कितना है, 102। पानी उबलना 102 पे शुरू हुआ है, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 102। क्लियर है इतना, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट आया 102, फिर तुमने चीनी डाल दी, चीनी डालने के बाद तुमने देखा कि पानी 110 पर उबल रहा है, तो बताओ कितना बढ़ा, 8 डिग्री। क्या इसी को हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं? ये तो तुमने कैलकुलेट थोड़ी किया, सामने से देखा आंखों से, दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्व। तो देखो कैलकुलेटेड डिवाइडेड ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड, ऑब्जर्व कितना है, अभी अभी ऑब्जर्व किया तुमने 8, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व निकाला तुमने 8। अब फिर तुम गए अपने फॉर्मूले के पास, फॉर्मूला क्या था, है ये वाला, केबी की वैल्यू निकाली, मोलैलिटी निकाली सॉल्यूशन की, मोलैलिटी से फॉर्मूला रख के सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद कुछ वैल्यू आएगी, और जो वैल्यू तुम्हारी आई वो 8 नहीं 9 आ गई। अगर 8 ही आ गई तो मतलब मोल्स टूटे नहीं थे अंदर जाके चीनी के, उतने ही मोल्स थे जितने बाहर थे, तो 8 ही आएगा। अगर बड़े या घटे होंगे तो ये बदल जाएगा, और 8/9 हो गया मान लो, कितना हुआ 8/9, तो ये बताओ ये 1 से ज़्यादा आएगा कि कम आएगा? 8/9 1 से कम कि 1 से ज़्यादा? 9 × 9 होता है, अगर ये 9 होता तो 1 आता, पर ये कितना है, 8 है।
तो 1 से कम आया। यहाँ देखो जरा, अगर 1 से कम आता है तो क्या हुआ होगा, कॉम्बिनेशन। मतलब क्या हुआ होगा, जो चीनी तुमने डाले 10 मोल, अंदर जाके 8 ही बचे होंगे, इस वजह से ऐसा हो गया और ये आंसर गलत आ गया। तुम आई कम आ गया, आई ज़्यादा आता तो भी पता चल जाता तुमको, और इसीलिए ये फॉर्मूला बन जाता है हमारा ई ऑब्जर्व्ड अपॉन ई कैलकुलेटेड, और यही आई होता है। ये तुम इन्हीं दोनों के लिए नहीं, सबके लिए लगा सकते हो। आई इज इक्वल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऊपर लिखते हैं ऑब्जर्व, नीचे लिखते हैं कैलकुलेटेड, खत्म हो गया। यही सबको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लॉस कहते हैं हम। वांट ऑफ फैक्टर यही आई है। और अगर मान लो तुम्हें कहीं गड़बड़ लग रही है तो देखो इन्हीं सबसे फॉर्मूला बनता है। मान लो तुमने एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट किया है, कैलकुलेट फॉर्मूले में रख के, ये इस फॉर्मूले से तुमने निकाला और तुम्हें लग रहा है कि मेरा आंसर गलत हो सकता है, ओरिजिनल कुछ और है, तो क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आई से, आंसर सही हो जाएगा। कैसे हो रहा है देखो, कैलकुलेटेड ईबीपी मल्टीप्लाइड बाय आई क्या हो रहा है, ऑब्जर्व ईबीपी के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बस ये है फॉर्मूला। तो कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो तुम फॉर्मूलों से निकालो, इन फॉर्मूलों से निकालो, तुम एक बात बताओ, इन फॉर्मूले से निकालने का मतलब कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो, और अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे न्यूमेरिकल का आंसर गलत है, सच में प्रैक्टिकल करने पर ऐसा नहीं आएगा, तो प्रैक्टिकल वाला आंसर निकालने के लिए तुम्हारे कैलकुलेट किए हुए आंसर को वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सही आंसर आ जाता है। और यही था वांट ऑफ फैक्टर या वांट ऑफ लॉ। वांट ऑफ ने कहा कि हमें ये नहीं पता है कि अंदर जाके डिसोसिएशन होगा या कॉम्बिनेशन होगा, तो हम तो ये मान के चल रहे हैं कि हमने NaCl का एक ही मोल डाला, लेकिन वो तो 2 हो गए अंदर जाके। अब ये तो NaCl के साथ हुआ, हमने डाला CH3COH, वो अंदर जाके CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव में टूट गया, तो हमारा तो आंसर गलत आ जाएगा। हम मान के चल रहे हैं 1 मोल अंदर हो गए 2 मोल, हम मान के चल रहे हैं 2 मोल अंदर जाके जुड़ गए 1 मोल हो गया, तो हमारा हर आंसर गलत आएगा। तो ऐसे में तो हमारे ये कैलकुलेशन का कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो वांट ऑफ ने तब हमें आई दिया। हम पहले आई निकाल के रख लेते हैं एक किनारे, फिर हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारे पास कुछ भी जो भी हमने निकाला है वो कैलकुलेटेड मास में आता है, जो भी हमने निकाला वो कैलकुलेटेड आएगा। ये कुछ भी कोई चीज़ निकालो, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालो, कैलकुलेटेड। तो इस फॉर्मूले से तुमने सब निकाला और तुमने कहा कि सर मेरा पाई ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेटेड की वैल्यू कुछ आ रही है, लेकिन मैंने कहा यार जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था तब तो ऐसी नहीं आ रही थी। तो तुमने कहा सर ऐसा हो सकता है कि अंदर जाने पर डिसोसिएशन या कॉम्बिनेशन हो गया हो, इसलिए आंसर गलत आ रहा है। अब मैं इसको अब भी ठीक करके देता हूँ। कैसे दोगे, मल्टीप्लाइड बाई आई कर दोगे, पाई ऑब्जर्व के बराबर आ जाएगा। इसी को कहते हैं वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर इज जस्ट फॉर द करेक्शन इन योर कैलकुलेटेड वैल्यूज। जो कैलकुलेटेड वैल्यूज गलत होती हैं उनको अब भी ठीक करने का मेथड इज कॉल्ड आई या वांट ऑफ फैक्टर। क्लियर है इतना? बस ऐसे आई निकालता है। हाँ, आई निकालने के तरीके हैं, इससे निकालो, इससे निकालो, जहाँ से निकालना है निकालो। ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास और कैलकुलेटेड। तुम्हें आई निकालना होगा, अगर तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास निकालना है। ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं समझो। क्या तुमने जितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी उन सब में कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास बाय यूजिंग दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला टर्म आया था? सब में एक क्वेश्चन कॉमन होता है, क्या इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाओगे? कहते हैं वो क्यों सिखा रहा है? ताकि बाद में आई निकाल सको। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सबसे पहले वही मास निकालना है, कैलकुलेट कर देना है वो मास, ठीक है, बाय यूजिंग फार्मूलाज। जैसे ये फार्मूला है MB का, ये फार्मूला है MB का, ये वाला, इससे इससे इनमें से ये वाला लगाओ, चाहे ये वाला लगाओ, चाहे ये वाला लगाओ, जो भी है। बॉइलिंग पॉइंट का न्यूमेरिकल है, ये वाला लगाओगे। रिलेटिव लोअरिंग का है, ये वाला फार्मूला लगाओगे। वांट ऑफ का है, ये वाला फार्मूला लगाओगे और मॉलिक्यूलर मास निकाल दोगे। क्या तुम मॉलिक्यूलर मास फार्मूला देख के भी निकाल सकते हो? फार्मूला देख के भी निकाल दोगे, दोनों को निकाल दोगे, फिर उनका रेशियो निकाल दोगे। दिस इज आई। उसी आई को जो कैलकुलेट करके रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आएगा उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, अपने आप सही हो जाएगा आंसर। बस अगर कभी वांट ऑफ फैक्टर दिया है तभी करना है ऐसा, हर न्यूमेरिकल में नहीं करना है ऐसा। बाकी जो शुरू के न्यूमेरिकल है, अगर वो तुमसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछता है तो खाली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालो, आई निकालने की जरूरत नहीं होती है वहाँ। हाँ, अगर वो वांट ऑफ फैक्टर निकाल के देता है और मान लो तुमसे कहता है कि ऑब्जर्व्ड मास इज दिस, तो तब तुम कैलकुलेटेड मास अलग से निकालोगे, फिर सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आई निकालोगे, मल्टीप्लाई करके करेक्शन करोगे। नहीं तो जैसा है वैसा बनते रहने देना। बस इतना ही होता है टोटल मिला के, और पूरा ऑस्मोसिस वांट ऑफ फैक्टर खत्म हो जाता है। वांट ऑफ फैक्टर और ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है बस। अगर वांट ऑफ फैक्टर की डेफिनेशन आएगी भी तो सब इनसे चिपका के आना है। वांट ऑफ फैक्टर इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड मास डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड मास, इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड मास एंड कैलकुलेटेड मास। बस, और ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड ये हो गया तुम्हारा। और उन सब फॉर्मूलों में वैसे लिखते हैं, ये relative lowering in vapor pressure observed divided by relative lowering in vapor pressure calculated is ratio called I।
ये सब आई का फॉर्मूला यही है। जितने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं उन सब में सेम लगता है, चारों में, और चारों के लिए आई की वैल्यू निकाल के रखी जा सकती है। और ये आई जो वन टॉप ने दिया वो इससे इंस्पायर होकर दिया, यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचने के बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि यार एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास भी तो हो सकता है डिसोसिएशन और कॉम्बिनेशन की वजह से। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हो क्यों रहा है। चीनी का, ग्लूकोज का मास अगर 180 था तो 180 आना चाहिए, तुम्हारा कम या ज़्यादा क्यों आ रहा है, इनकी वजह से आ रहा है। वो अंदर जाके या तो टूट गया या बढ़ गया। अब हमें लग रहा है एक ही है, अंदर जाके 2 हो गया या 3 मोल हो गए, तब गड़बड़ हो रही है। ठीक है, इतना ही होता है, बस हो गया। और एक आता है तुम्हारा लास्ट टॉपिक रिवर्स ऑस्मोसिस, जो सबसे आसान है। रिवर्स ऑस्मोसिस का इस्तेमाल हम करते हैं समुद्र के पानी को साफ करने के लिए। अब समुद्र के पानी से यहाँ मतलब है सैलिनेटेड वाटर, जिस पानी में नमक मिला हो, ऐसे पानी से। ठीक है, कितना हो गया टाइम? 56। ये देखो, जब हमें समुद्र का पानी साफ करना हो, अब यहाँ पे केवल समुद्र का पानी नहीं है, तुम्हारे घर में आरओ लगा हुआ है, समुद्र का पानी तो नहीं साफ करते होगे उसमें से, नहीं तो उसमें से हम नॉर्मल पानी साफ करते हैं। तो देखो क्या होता है, ये लगाई हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सबसे पहला काम ये है। फिर इधर से तुमने नल लगा दिया, तुम्हारे घर में पीने वाला पानी आएगा यहाँ से। ठीक है, आरओ वाला जो नल होता है वो है ये। ठीक, इधर से डालोगे घर का पानी जो आता है वो, जिसको तुम इम्प्योर वाटर मान के चल रहे हो अभी कि इसमें इम्प्योरिटीज है, तो इसी को हम बोलते हैं सॉल्ट वाटर टाइप, यानी कि नमक का पानी, समुद्र का पानी, जो भी है वो ये है। और यहीं पर होगा प्रेशर चैम्बर, क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर लगाना है। अब ये मत सोचना कि ये पिस्टन ने तो बंद कर दिया सर, पानी अंदर कैसे जाएगा, खाली समझ रहे हैं। हाँ, सब इधर तुमने भर दिया कौन सा पानी, सलाइन वाटर, पूरा सॉल्ट वाटर है। और इधर थोड़ा सा साफ पानी भर दो, कैसा पानी, साफ एकदम प्योर वाटर, इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होगी। अब जरा दिमाग लगाओ, क्या ये सॉल्वेंट हुआ? ये प्योर वाटर है, सॉल्वेंट हुआ। इसमें नमक और पानी मिला हुआ है, ये सॉल्यूशन हुआ। फ्लो कहाँ से कहाँ होता है? इधर से इधर होता है। ऑस्मोसिस में यही तो होता है, इधर से इधर जा ही रहा था कि तुमने, और प्रेशर ज़्यादा लगाया, ज़्यादा लगाया तो क्या होगा, वो रिवर्स, इधर से इधर जाएगा, रिवर्स क्या जाएगा, पानी जाएगा, नमक यहीं रह जाएगा। क्योंकि फ्लो सॉल्वेंट का हो रहा था ऐसे, तुमने जो सॉल्वेंट या साफ पानी वहां जा रहा था उसको रोक दिया और रिवर्स धक्का मारा, तो अब यहाँ से साफ पानी यहाँ आएगा, नमक नहीं जा पाएगा, क्योंकि नमक क्या है, सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट के लिए तो एसपीएम लगा दी है हमने, सॉल्यूट है, सॉल्यूट के लिए तो एसपीएम लगाई है, सॉल्यूट तो आ ही नहीं सकता। सॉल्यूटी को रोकने के लिए तो एसपीएम लगाई थी, सॉल्यूट का फ्लो बंद हो गया, सॉल्वेंट आते रह रहा है यहाँ को, साफ पानी सॉल्वेंट है, इसका फ्लो बंद हो गया, यहाँ से आ रहा है पानी, ये जो साफ पानी आ रहा है तुम यहाँ से निकाल के पी ले रहे हो। अब अगर कभी ये खत्म हो गया इधर वाला, तो दोबारा भरना पड़ेगा, साफ पानी लाना पड़ेगा दोबारा से। और अगर कभी ये खत्म हो गया यहाँ, क्या जो तुम प्रेशर लगा रहे हो वो की वजह से यहाँ नमक भर गया, इम्प्योरिटीज भर गई, तो इसको भी साफ करना पड़ेगा। आरओ टोटली फंक्शंस ऑन द ऑस्मोसिस। बस हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर इतना ज़्यादा लगा देते हैं कि जो ऑस्मोसिस हो रहा है वो रिवर्स होने लग जाता है, और द जो फ्लो बनेगा ना वो उल्टा जाएगा ऐसे। तो जो पानी है हमारा साफ वाटर, उसका फ्लो उल्टे डब्बे में होने लग जाता है, जहाँ नहीं होना चाहिए था। फ्लो यहाँ से यहाँ होना चाहिए था, रिवर्स होने लग जाएगा। तो हम रिवर्स ऑस्मोसिस को डिफाइन करते हैं कि ऑस्मोसिस इफ रिवर्स्ड बाय एक्सटर्नल प्रेशर देन इट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, इन विच द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम लोअर, यहाँ देखो ध्यान से, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर सॉल्यूशन का, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, किसकी वजह से, एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर तुमने कह दिया कि फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर, तो ये तो हमेशा ही होता है, इसको तो डिफ्यूजन ही कहते हैं, नहीं, हायर टू लोअर बिकॉज ऑफ प्रेशर बाय यूजिंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वो होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, वरना तो डिफ्यूजन हो जाएगा वो। समझाया, चीज़ें हमेशा हाई से लो के फ्लो करती हैं, यहाँ पर भी होता वही है। अब हमने प्रेशर लगाया तो उसको रिवर्स कर दिया हमने, और जो पार्टिकल्स हैं पानी के वो जाने लगेंगे। नमक नहीं जाता है, ध्यान रखना, यहाँ पानी साफ नहीं होता, पानी यहाँ साफ होता है, जहाँ पहले से साफ पानी है पानी वहीं जाएगा। सर पानी यहाँ पे आप वाला खत्म हो गया तो भरना पड़ेगा, और क्या, ये साफ पानी भरवाते नहीं है क्या आरओ में? नहीं तो जब तुम आरओ में फंक्शनिंग करवाते हो तो सबसे पहले आरओ में करते क्या है, कुछ नहीं, उसके वो बैटरी, हाँ, आरओ में तुमने ऐसे चैम्बर्स लगे हुए देखे हैं बहुत सारे, हाँ, ऐसा सिलेंडर बना होता है, हाँ। इनके अंदर साफ पानी रखते हैं ऐसे ताकि फ्लो बना रहे। अगर इनके अंदर का साफ पानी खत्म हो गया तो ये आगे कैसे आएगी रिएक्शन, ये भी चेंज करनी पड़ेगी। इसीलिए बिजली लगती है। बिजली क्या करती है, पानी का सफाई करती है, दैट इज H2 + O2 H2O बनाएगी, जो वो डिस्टिल वाटर होगा ना, तो यहाँ डिस्टिल वाटर होगा, पूरा साफ पानी होगा एकदम, तब जाके यहाँ से साफ पानी दोबारा आ पाएगा इसमें।
अगर मान लो मैं यहाँ भी नमक ही भर दूँ, आइसोटोनिक नहीं हो जाएगा? हाँ। अब फ्लो बनेगा ही नहीं। तो एक समय बाद तुम देखोगे आरओ खराब हो जाता है, फिर तुमको उसको चेंज करवाना पड़ता है या ठीक करवाना पड़ता है, फिर वो आकर के उसकी सर्विसिंग करते हैं। सर्विसिंग में यही सब करते हैं, इसको दोबारा से फिल करते हैं, पूरा साफ करते हैं, फिर नया लगा के जाते हैं उसको। वो सिलेंडर कहते हैं, एल्कली कुछ कहते हैं। हाँ, वो बेसिकली वो मीडियम बनाने के लिए, उसको तो इसलिए डाल देते हैं कि साथ में कुछ चीज़ें और मिल जाएं इसमें, मिनरल्स वगैरह ऐड करने के लिए, वरना ये पूरा साफ कर देगा ना। एक सिंपल चीज़ देखो, आरओ का काम क्या है? केवल पानी को फ्लो करवाना। केवल पानी मतलब वो छोटा सा लोहे का टुकड़ा भी नहीं जाने देगा उधर। पानी में तो कई सारे मिनरल्स होते हैं, आरओ में एक भी मिनरल नहीं मिलने वाला है तुमको, बिल्कुल डिस्टिल वाटर तैयार करके देगा तुमको ये, क्योंकि बाकी पार्टिकल जाने ही नहीं देगा उधर। तो यहाँ एडेड मिनरल रखने पड़ेंगे तुमने, वरना तुम डिस्टिल वाटर पीना शुरू कर दोगे इससे। अच्छा, तो जो सब मार्केट में बोतल आती है वो भी खाली डिस्टिल होता है, उसमें मिनरल्स ऐड किए जाते हैं। हाँ, सब में यही करना पड़ेगा अगर तुमने आरओ मेथड से साफ किया है तो। एक सिंपल चीज़ क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रिलेशन है ना, सिंपल सी चीज़ है। तुम केवल एक ही चीज़ को जाने दे रहे हो, कुछ भी उसमें घुला है वो उसको नहीं जाने देगा एसपीएम। एसपीएम केवल और केवल जो घोलने वाला है ना उसको फ्लो करवाता है, और जब पानी ही पानी फ्लो करेगा तो उसमें जुड़े हुए मिनरल्स भी एक ही तरफ रुक जाएंगे, वो भी आगे नहीं जा सकते। तो उनको अगर डालना है तो बाद में ऐड करना पड़ेगा उनको, ठीक है? ऐसे काम होता है। तो सॉल्यूशन भी खत्म, तो 2 चैप्टर्स तुम्हारे फिनिश फिजिकल के। अब इनके न्यूमेरिकल्स तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितना निपटा सकते हो निपटाओ, न्यूमेरिकल्स पूरे कर लोगे तो तुम्हारा ही फायदा है। आपकी बुक्स में